नमस्कार दोस्तों। आज का अपना टॉपिक है गदर आंदोलन 1913। एक्चुअली यह 1913 का टाइम प्रथम विश्व युद्ध की पूर्व संध्या है और इस समय भारत में जो यहाँ के राष्ट्रवादी नेता थे उनमें से उनका एक ऐसा वर्ग भी था जो यह मानता था कि आगे प्रथम विश्व युद्ध होने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमें ब्रिटेन की कठिनाइयों का फायदा उठाना चाहिए और हम यहाँ पर देश में एक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन खड़ा करें जिसका समुचित उत्तर ब्रिटेन नहीं दे पाएगा। स्वाभाविक बात है कि ब्रिटेन अपने मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में वह व्यस्त रहेगा, उसका पूरा ध्यान अपने शत्रुओं पर होगा। ऐसी स्थिति में वो अपने उपनिवेशों पर उतना ध्यान नहीं दे पाएगा, तो हम इसका ही फायदा उठाएंगे और एक बढ़िया आंदोलन खड़ा करेंगे जो कि जिसके जवाब में ब्रिटेन कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हम दो आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है गदर आंदोलन 1913 और दूसरा है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का होम रूल लीग 1916। चूँकि इस वीडियो में हमारा पूरा ध्यान रहेगा गदर आंदोलन 1913। अब हम गदर आंदोलन की शुरुआत अगर हम देखें तो हमें अपना पूरा ध्यान उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी हिस्से पर जाना पड़ेगा। उत्तरी अमेरिका अर्थात कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो पश्चिमी हिस्सा है। पश्चिमी हिस्से में जैसे मैं आपको 5-7 नाम ले लूँ, जैसे आपका हो गया वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को। ये सभी अगर आप नक्शे पर देखेंगे तो प्रशांत महासागर के तटीय इलाके हैं और ये पश्चिमी हिस्सा है। आप मैप में अगर आप देखें तो कनाडा और यूएसए के पश्चिमी हिस्से में ये सभी स्थान मौजूद हैं। उस समय उन क्षेत्रों में जो है पंजाब से, मैक्सिमम पंजाब से, शेष और भारत से भी कुछ अधिक संख्या में लोग वहाँ पर रहते थे, प्रवास किए थे, वहाँ पर वो रहते थे। और चूंकि जो पंजाब से लोग गए थे, अगर हम उन्हें विभिन्न वर्गों में बांटें तो वो थे कौन? कुछ ऐसे भी थे जो अपने रोजी रोटी की तलाश में वहाँ पर गए थे। कुछ ऐसे भी थे जो कि यहाँ भारत में ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हुई फौज में नौकरी कर चुके थे और एक अच्छे जीवन यापन के लिए उन क्षेत्रों में जा चुके थे। और कुछ ऐसे भी थे जो कि वहाँ से अच्छी खासी रकम जुटा कर, कमा कर जो है पंजाब में अपनी ज़मीनें खरीदना चाहते थे। तो ऐसे लोग थे जो वहाँ पर मौजूद थे। चूँकि वो वहाँ पर रहते थे और उन हिस्सों में जो है जो भी गोरे लोग रहते थे, कहीं न कहीं इन्हें जो है प्रतिदिन नस्ली टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था। इन्हें हमेशा भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इन्हें ऐसा लगता था कि सरकारें मिलकर इन्हें जो है यहाँ किसी न किसी तरीके की प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाती रहती हैं। और उन दिनों एक और भी चीज़ मशहूर थी कि जो ब्रिटिश सरकार थी वे भारतीयों को तो फिजी, सूरीनाम, होंडुरास, त्रिनिदाद टोबैगो इत्यादि क्षेत्रों में भारतीयों को जाने देना चाहती थी कि वे जाएं, वहाँ पर मजदूरी करें, वहाँ पर गन्ने की खेती, चाय के बागान, कॉफ़ी के बागान में वे काम करें। परंतु वो उन भारतीय जो कि कनाडा या यूएसए में जाना चाहते थे वहाँ वे नहीं जाने देना चाहती थी। उसका रीज़न यह था कि उन्हें यह एहसास था कि कनाडा और यूएसए में जो आज़ादी मिली है उस आज़ादी का भाव अगर वहाँ रह रहे भारतीयों को मिलने लगेगा तो कुछ ऐसी मांग वे भारत में भी आकर करने लगेंगे। तो इसीलिए ब्रिटिश सरकार यूएसए, कनाडा के अधिकारियों से मिलकर कुछ ऐसे कड़े प्रवासी नियम बना लेते थे जिसकी वजह से ये बेचारे उधर नहीं जा पाते थे। और मिला जुला कर कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है वहाँ पर थी। तो इस परिस्थितियों में हम जो है लिख देंगे कि मुख्यतः पंजाबी समुदाय, पंजाबी
मुख्यतः पंजाबी समुदाय था और उन्हें वहाँ पर नस्ली टिप्पणियों का सामना करना पड़ता था। और एक हम बात दें कि नस्लीय टिप्पणी, नस्ली टिप्पणी, और दूसरा जो है कड़े प्रवासी नियम, कड़े प्रवासी नियम। ये कुछ परिस्थितियां उन क्षेत्रों में मौजूद थी और इन्हें ऐसा भी लगता था कि ये जो भी कुछ व्यवहार है कि उनके खिलाफ कड़े प्रवासी नियम बन जा रहे हैं और उन्हें नस्ली टिप्पणियों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनके अंदर ये विश्वास भी था कि ये उनके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि उनका देश ऑलरेडी परतंत्र है, गुलाम है, और जब तक उनका देश भारत स्वतंत्र नहीं हो जाता उन्हें इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक बात था कि वहाँ के वहाँ जो है भारतीय जो बुद्धिजीवी थे, पंजाबी जो बुद्धिजीवी थे, उनका एकजुट होना स्वाभाविक था। अगर हम आरंभिक गतिविधियों के बारे में देखें तो मैं 3-4 बुद्धिजीवियों का नाम लूँगा और उनके कुछ कार्य बताऊँगा जो कि वहाँ लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे ताकि भारत की समस्याओं का समाधान किया जा सके। तो इसमें मैं पहला नाम लूँगा तारकनाथ दास। तारकनाथ दास। तारकनाथ दास ने जो है एक अखबार निकाला था, उसका नाम था फ्री हिंदुस्तान। फ्री हिंदुस्तान नाम से ही लग रहा है कि फ्री हिंदुस्तान को फ्री कर दो। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान। ये बुद्धिजीवी थे, इन्होंने अपना अखबार निकाला फ्री हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान को फ्री करो। दूसरे कैरेक्टर हैं रामनाथ पुरी, इनके पर्चे का नाम है रामनाथ पुरी। रामनाथ पुरी, इनके पर्चे का नाम है सर्कुलर ए आजादी। सर्कुलर ए आजादी। इस पर्चे में उन्होंने भारत में चलने वाले जो भी यहाँ पर आंदोलन चल रहे थे उसको सपोर्ट करने की बात की। तीसरे हैं आपके जो है जीडी कुमार। जीडी कुमार के पर्चे का नाम है स्वदेश सेवक। जीडी कुमार स्वदेश सेवक। जीडी कुमार स्वदेश सेवक। स्वदेश सेवक। इस स्वदेश सेवक में इन्होंने भारत में सामाजिक सुधारों की वकालत की और वही बात कि यहाँ पर चलने वाले जो भी राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें इन्होंने सहायता सपोर्ट करने की बात की और हथियारों के बल पर भारत को आजाद करने की वकालत भी की। तो हम ये देख सकते हैं कि ये तीनों बुद्धिजीवी तारकनाथ दास, फ्री हिंदुस्तान, रामनाथ पुरी, सर्कुलर ए आजादी, जीडी कुमार स्वदेश सेवक, इन पर्चों के माध्यम से ये भारतीय समस्याओं के समाधान की बात कर रहे थे। अब इसमें एक कैरेक्टर और है भगवान सिंह। भगवान सिंह उन दिनों जो है ये हांगकांग, फिलीपींस, मलाया में काम कर चुके थे और ये
कनाडा के वैंकूवर में आ गए थे और वैंकूवर में आकर ये खुलेआम ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंसक बातें करते थे। काफ़ी ये हिंसक इनकी गतिविधियां रहती थी। तो ऐसी स्थिति में कनाडा सरकार ने इन्हें कनाडा छोड़ जाने के लिए कहा कि आप कनाडा को छोड़ दीजिए। तो नाम हमें याद रखना है भगवान सिंह, जो हांगकांग से चलकर वैंकूवर आए थे, हिंसक गतिविधियों की बात ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करते थे। कनाडा सरकार ने इन्हें कनाडा छोड़ने के लिए कह दिया। वैंकूवर कहाँ है? बिल्कुल कनाडा का पश्चिमी हिस्सा। तो इसमें मैं भगवान सिंह का नाम लिख सकता हूं, भगवान सिंह। ये हांगकांग से वैंकूवर। देखिए, ये जो भी संगठन बनने वाला था उसकी आरंभिक गतिविधियों के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं। अभी हमारा गदर आंदोलन चालू नहीं हुआ है। अभी हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि प्रारंभ में कुछ बुद्धिजीवी भारतीय समस्याओं के समाधान के लिए अमेरिका और कनाडा के पश्चिमी हिस्सों में इस छोटी छोटी प्रकार की गतिविधियां करते थे। इन्होंने कुछ काम और भी किया था, जैसे तारकनाथ दास और जीडी कुमार। इसे मैं अगर ऐसे कर दूं, तारकनाथ दास और जीडी कुमार। हो सकता है ये आपको दिखाई न दे, तो मैं बस एक तरीके से तारकनाथ दास और जीडी कुमार, इसे और इसे, इन दोनों को मैं लेता हूँ। इन दोनों ने सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की। सिएटल कहाँ है? वैंकूवर के जस्ट नीचे। और सिएटल आपका यूएसए में पड़ता है, वैंकूवर आपका कनाडा में पड़ता है। इनका लोकेशन अगर आप मैप में देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। तो जीडी कुमार और तारकनाथ दास सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना करते हैं। ये इस हाउस में हर हफ्ते जाते हैं, वहाँ लोगों को इकट्ठा करते हैं, भाषण देते हैं कि भारत की समस्या का समाधान कैसे करना है। और यही यूनाइटेड इंडिया हाउस के सदस्य और उस समय उन दिनों जो है इसी सिएटल वाले एरिया में ही आपके मतलब अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में दीवान खालसा सोसाइटी वो भी मौजूद थी। अर्थात यूनाइटेड इंडिया हाउस, दीवान खालसा सोसाइटी सदस्य आपस में ये मिलते हैं, एक दूसरे से संपर्क साधते हैं और उन्होंने एक शिष्टमंडल लंदन में भेजने का फैसला किया और भारत में भेजने का फैसला किया, ताकि उच्च अधिकारियों से बात करके भारतीय समस्या का समाधान की तरफ हम आगे बढ़े। ये शिष्टमंडल, कौन शिष्टमंडल? यूनाइटेड इंडिया हाउस और खालसा दीवान सोसाइटी के सदस्य मिलकर जो शिष्टमंडल लंदन में भेजते हैं। लंदन में इन्हें किससे मिलना है? कॉलोनियल सेक्रेटरी से। ये जाते हैं वहाँ कॉलोनियल सेक्रेटरी से मिलने जाते हैं, लेकिन 1 महीना इंतजार करते हैं, तब पर भी वह कॉलोनियल सेक्रेटरी इनसे नहीं मिलता है। हालांकि जब यह शिष्टमंडल भारत आता है तो भारत में वायसराय इनसे मिलता है, पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इनसे मिलता है। जब यह शिष्टमंडल भारत आता है तो भारत के अखबार, भारत के राष्ट्रवादी नेता इत्यादि इनके बारे में काफ़ी अच्छी बातें करते हैं, इनके सहायता वगैरह करते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा यहाँ कामा बना दूँ तो बस अगर मैं शिष्टमंडल लिख दूँ, शिष्टमंडल, अगर ये मैं शिष्टमंडल लिख दूं तो आपको तुरंत यूनाइटेड इंडिया हाउस, दीवान खालसा सोसाइटी के सदस्यों के बारे में सोचना है। वो किस प्रकार लंदन के कॉलोनियल सेक्रेटरी से मिलने गए, वो नहीं मिला। भारत में वायसराय लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलते हैं। तो शिष्टमंडल ये आपको देखते ही इतना आपको याद कर लेना है।
अब बात करना है अब गदर आंदोलन, जो हम मेन इसके जो है बारे में बात करेंगे। देखिए अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं कि काफी बुद्धिजीवी उन्होंने ऑलरेडी उस हिस्से में लोगों को एकत्रित किया, अपने विभिन्न प्रकार के वे पर्चे निकाले, छोटा मोटा ये संगठन भी बना लिए, लोगों से मिलने भी गए। फिर भी एक मजबूत नेता और एक मजबूत संगठन की आवश्यकता थी, ताकि चूंकि अगर एक बहुत बड़ा ये उद्देश्य था कि भारत को हथियार बंद तरीके से उसे आज़ाद कराना, ऐसे में आवश्यक था कि एक मजबूत नेता और एक मजबूत संगठन की आवश्यकता है। तो इन्हें मजबूत नेता के रूप में मिलता है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल के अगर जो है हम इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड की बात करें तो लाला हरदयाल 1911 में अमेरिका आए थे, राजनैतिक प्रवास के रूप में आए थे। ये जो है स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के लोगों को, वहाँ के उग्रवादियों को, वहाँ के बुद्धिजीवियों को, मजदूरों को, श्रमिकों के बारे में बताया करते थे, उनका कल्याण कैसे किया जा सकता है। मोटा मोटा ये साम्यवादी विचारों से प्रभावित थे। कौन? लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल जो है इन लोगों को, लाला हरदयाल एक मजबूत नेता के रूप में दिखे। लाला हरदयाल इस प्रकार के आंदोलन के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका को स्वीकार कर दिया। तो लाला हरदयाल, मैं नाम लिख दे रहा हूं, लाला हरदयाल। अर्थात लाला हरदयाल के बैकग्राउंड में अगर जाए तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को लेक्चर देते थे, बुद्धिजीवियों, क्रांतिकारियों, सबको ये जो है लेक्चर देते थे। तो जो मैं भी बता रहा था कि एक मजबूत नेता की आवश्यकता थी, तो कहीं लाला हरदयाल मिल चुके थे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक बहुत बड़े विचारक थे। उसके बाद जो है लोग जुटते हैं, अब एक मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता इन लोगों को महसूस होती है। तो इसी संदर्भ में मई 1913 में पोर्टलैंड में एक बैठक होती है। उस बैठक से ही हिंदी एसोसिएशन का गठन किया जाता है। हिंदी एसोसिएशन का गठन किया जाता है। कालांतर में इसी हिंदी एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान गदर पार्टी का नाम किया जाता है। तो मई 1913, मई 1913 कौन चीज अस्तित्व आई? पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन। पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन, हिंदी एसोसिएशन। अर्थात अब पोर्टलैंड कहाँ है? यह आपके जो मैं भी आपको सिएटल बताया, सिएटल के जस्ट नीचे पोर्टलैंड है, यूएसए के पश्चिमी हिस्से में। पोर्टलैंड सिएटल के जस्ट नीचे है। मई 1913 में हिंदी एसोसिएशन का गठन कर दिया जाता है। इस संगठन के अध्यक्ष कौन बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना इस हिंदी एसोसिएशन के अध्यक्ष बनते हैं। इसके सचिव खुद लाला हरदयाल बनते हैं। अध्यक्ष नहीं, सचिव बनते हैं लाला हरदयाल, और इसके कोषाध्यक्ष पंडित काशीराम मरोली बनते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं इस एसोसिएशन के 3 पद कायम हुए। तो हम प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष, अगर हम केवल पी अगर लिख दें पी, तो उससे आप जान लीजिए कि यह प्रेसिडेंट है। और ये कौन बनते हैं? सोहन सिंह भकना। सोहन सिंह भकना।
सोहन सिंह भकना। ये सोहन सिंह भकना को हम कालांतर में देखेंगे कि ये भारत के एक बहुत मशहूर वामपंथी नेता बनते हैं। दूसरा प्रेसिडेंट, अब सचिव सेक्रेटरी एस केवल लिखेंगे, हरदयाल, हरदयाल। और कोषाध्यक्ष आपके कौन बनते हैं? काशीराम मरोली, काशीराम मरोली। देखिए, मई 1913 में जब बैठक पोर्टलैंड में हुई तो हिंदी एसोसिएशन बना। कालांतर में इसी हिंदी एसोसिएशन का नाम बदल के हिंदुस्तान गदर पार्टी कर दिया गया। ये इसके प्रेसिडेंट सोहन सिंह भकना, इसके सेक्रेटरी हरदयाल, कोषाध्यक्ष काशीराम मरोली बनते हैं। देखिए, इसी बैठक में जो है करीब $10,000 की रकम इकट्ठा कर ली जाती है और सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की भी बात की जाती है और कालांतर में एक गदर अखबार साप्ताहिक निकालने की बात की जाती है जो कि लोगों को मुफ्त बांटा जाएगा। मतलब इसमें कुल 3-4 काम और किए जाते हैं। पहला क्या कि सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम, गदर अखबार और $10,000 की रकम की जो है रकम इकट्ठा करने की बात की जाती है। देखिए, अब हम किस स्थिति में आकर पहुंच गए कि एक संगठन बन गया, पैसा भी जुट गया, आश्रम भी बन जाएगा और अखबार भी आ जाएगा, इतनी चीजें हो गई। चूंकि अब क्या योजनाएं इनकी हैं, इनकी क्या कार्रवाइयां होंगी, आगे इन्हें किस तरीके से बढ़ना है, तो इस कदम को लाला हरदयाल ने सुझाया था कि अब हमें करना क्या है। लाला हरदयाल का यह समझ था, जो उनकी बुनियादी समझ थी, कि जो यहाँ पर भारत में जो अंग्रेज हैं उनकी संख्या बहुत कम है और इन्हें केवल हथियार बंद मतलब सशस्त्र विद्रोह करके इनके खिलाफ हिंसक तरीके से इन्हें भारत से भगाया जा सकता है। अर्थात कि ये कार्यकर्ता जो है भारत में जो ब्रिटिश के लोग हैं उन्हें हिंसक तरीके से उन्हें यहाँ से भगाना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए करना ये होगा कि इसके सदस्य जो है भारत जाएंगे, वहाँ की जनता को समझाएंगे कि जो है किस तरीके से ये आप पर जुल्म ढा रहे हैं, अर्थात उन्हें उकसाएंगे कि इनके खिलाफ विद्रोह करना है, जनता को उकसाना है, हिंदुस्तानी सिपाहियों को उकसाना है, हिंदुस्तानी फौज जो कि फौज में बहुत भारतीय थे उन फौजों को उकसाना है कि ताकि इनके खिलाफ हम सशस्त्र विद्रोह करें। ये लाला हरदयाल की राजनीतिक समझ थी, बुनियादी समझ थी कि हमें जाकर वहाँ भारत की जनता को समझाना है, भारत के सिपाहियों को समझाना है, भारत के फौजियों को समझाना है कि इनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करें। लाला हरदयाल का ये भी मानना था कि अमेरिका में जो उन्हें आज़ादी मिली है इसका उपयोग ब्रिटेन के खिलाफ करें, न कि अमेरिकियों के। अर्थात अगर हम अमेरिका में रह रहे हैं, हमें जो भी गतिविधियां अंजाम देनी है वो ब्रिटेन के खिलाफ अंजाम देनी है, न कि अमेरिकियों के। लेकिन हम मतलब इसे तो समझ ही सकते हैं कि भले से आप ब्रिटेन के खिलाफ आप कार्रवाई करें, लेकिन कहीं न कहीं जो है आपके ब्रिटिश अधिकारी और यूएसए के अधिकारी आपस में मिले तो हुए ही थे, क्योंकि अभी इसका एक उदाहरण मैं आपको आगे दूंगा। देखिए, अर्थात अब आपका जो है ये संगठन बन गया है, इसके ये अध्यक्ष बन गए और इनकी ये बुनियादी समझ एकदम पक्की हो गई है कि जो है हमें भारत जाकर वहाँ की जनता को, वहाँ के सिपाहियों को, वहाँ के फौजियों को, वहाँ के क्रांतिकारियों को समझाना है कि इनके खिलाफ, ब्रिटेन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करिए, इन्हें यहाँ से भगा दीजिए। इतनी चीजें हो चुकी थी। देखिए, अगर हम थोड़ा सा गदर जो इस पार्टी का जो अखबार था, गदर अखबार, थोड़ा सा अगर हम उसके बारे में चर्चा कर लें तो
गदर अखबार। देखिए इस पार्टी में ही यह निर्णय लिया गया था कि हम जो है एक अखबार निकालेंगे। तो ये अखबार निकला, कब निकला? एक नवंबर 1913 को यह अखबार निकला उर्दू भाषा में। यह ध्यान देना है कि पहला इनका अंक जो 1 नवंबर 1913 को आया था वो जो है आपका उर्दू भाषा में था। ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में हमारे आता है, उर्दू भाषा में था। हालांकि 1 महीने बाद इसका गुरुमुखी अंक भी आ गया। तो ये अब मतलब कि अब आपका अखबार भी निकलना शुरू हो गया। देखिए ये अखबार ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ये केवल इसी आपके सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, पोर्टलैंड वाले एरिया में ही यह निकल रहा है। यह ऑलरेडी होंडुरास, आपके त्रिनिडाद टोबैगो, हांगकांग, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, फिजी, सूरीनाम इत्यादि क्षेत्रों में भी इस अखबार की पहुंच बन गई थी। लोग इसे पढ़ते थे। अर्थात ये केवल इस एरिया में नहीं, बाकी अन्य जहाँ पर भारतीय मजदूर रहा करते थे, जो जहाँ पर भारतीय प्रवासी रहते थे, वहाँ पर भी इस अखबार की पहुंच बन गई थी। तो आपका ये अखबार अर्थात निकला 1 नवंबर 1913, बाकी बाद में आपका गुरुमुखी में भी आ गया, हर जगह यह पढ़ रहा था। अब थोड़ा सा हम इस अखबार की यदि हम बात कर लें तो देखिए इस अखबार का जो मुख्य पृष्ठ होता था उस पर जो है एक लिख कर आता था कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। थोड़ा सा अगर हम लाला हरदयाल को यहाँ पर एक सेकंड, लाला हरदयाल में यहाँ पर मैं लिखा ही हूँ, ठीक है ना। तो मैं जो ये बता रहा हूँ कि थोड़ा सा यहाँ अगर मैं बीच में लिख दूँ कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। देखिए इस अखबार में ये हेडिंग रहती थी, उसके मुख्य पृष्ठ पर ये हेडिंग रहती थी कि अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। इसमें वे कुल 14 बातों का उल्लेख करते थे कि किस प्रकार से भारत में जब ब्रिटेन के लोग आए तो यहाँ पर कैसे हालात बनने शुरू हो गए और यहाँ पर कैसी परिस्थितियाँ बनी, यहाँ के लोग कितने दुखों में चले गए। तो जैसे मैं 4-5 चीज का नाम ले रहा हूँ। देखिए पहला कि उन्होंने ये बताया कि किस प्रकार से जो है भारत में जब ब्रिटेन के लोग शासन करने के लिए आए तो यहाँ पर लगातार अकाल जो है पड़ने शुरू हो गए, लोग भूखे मरने जो है शुरू हो गए। तो मतलब कुल 14 बातें उल्लेख की, मैं इसमें केवल 4-5 का ही आपको जिक्र करूंगा। तो पहला हो गया कि इनके आने से अकाल पड़ने लगा, जमीन की लगान बहुत ऊंची कर दी गई। तीसरी बात, ब्रिटिश सरकार भारतीय फौज पर तो बहुत खर्च कर रही है और उस फौज के सहारे वे अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को मजबूत कर रही है, लेकिन वहीं पर जो भारतीय स्वास्थ्य प्रणाली है उस पर बहुत कम खर्च कर रही है। अगली बात की भारत में प्रति व्यक्ति आय जो थी वह बहुत निम्न हो गई थी। तो मिला जुला कर ये जो भी बता रहे हैं एक तरीके से ये था कि उपनिवेशवाद के जो नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं उसका उल्लेख ये अंग्रेजी राज के कच्चे चिट्ठे की हेडिंग के अंतर्गत करते थे। कुल ऐसी 14 बातें वे बताते थे, तो उसमें मैं आपको केवल 4 या 5 की बात की जाऊँ। देखिए इस अखबार में एक कविता, कुछ कविताएं भी छपती थी, उसे गदर की गूंज के नाम से छापा जाता था। किसके नाम से? गदर की गूंज। तो गदर
की गूंज। देखिए, गदर की गूंज नाम से ये कविताएं इन अखबारों में छपती थी। अब इनमें मैं अगर एक कविता अगर आपको बता दूं तो उससे आप समझ जाएंगे कि इनकी जो है ये वाकई में करने वाले क्या थे। इस कविता में ये लिखते थे कि न हमें पंडित की ज़रूरत है, न मौलवी की ज़रूरत है, न प्रार्थना की ज़रूरत है, न फरियाद की ज़रूरत है, इनसे डोलती नैया हमारी है, उठाओ तलवार लड़ने जाना है। तो गदर की गूंज, इस कविता के माध्यम से हम ये तो समझे गए कि उठाओ तलवार लड़ने जाना मतलब इनका पूरा उद्देश्य ही क्या है। और अंग्रेजी राज के कच्चे चिट्ठे, मतलब गदर की गूंज से आज से इस कविता पर आपका ध्यान जाना चाहिए। और अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा में उन 14 बातों का उल्लेख, केवल 4-5 भी अगर आप लिख देंगे तो उससे हो जाएगा। तो यहाँ पर इतनी स्थिति जो है आ चुकी है। देखिए, तो मतलब कि नवंबर दिसंबर 1913 तक जो है आपका अखबार भी आ गया। इनकी बिल्कुल क्लियर रणनीति थी कि किस प्रकार से भारत में जाकर यहाँ की जनता, यहाँ के सिपाहियों, यहाँ के फौजियों, यहाँ के क्रांतिकारियों को समझाना है कि हम इनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करें, ब्रिटेन को यहाँ से भगा दें। हम इस स्थिति तक आ चुके हैं। देखिए, मतलब ये पूरे एक तरीके से अपने जोश के साथ ये आगे बढ़ रहा था। पर इसी समय कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कि इस आंदोलन को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करती हैं। देखिए, पहली घटना क्या है कि चूंकि लाला हरदयाल की राजनीतिक या बुनियादी समझ क्या थी वो मैं आपको पहले बता चुका। तो इस इन सब की खबर वहाँ के अधिकारियों को तो लगी रही थी। तो पहली घटना होती है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। पहली घटना है लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। देखिए, इनकी गिरफ्तारी की जाती है और तर्क ये दिया जाता है कि इनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं यूएसए के एरिया में, इसलिए इन्हें गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन वाकई कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव की वजह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि लाला हरदयाल गदर आंदोलन से हट जाएं। इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो है फिर इनके खिलाफ मुकदमा वगैरह भी चलना शुरू हो जाता है। इन्हें जमानत मिल जाती है। फिर बाद में हिंदुस्तान गदर पार्टी ये फैसला लेती है कि अब इन्हें जमानत मिल गई है, तब यह जो है अब यह स्विट्जरलैंड चले जाएं। देखिए, ये इन्हें जमानत मिलती है और ये पार्टी फैसला लेकर इन्हें स्विट्जरलैंड भेज देती है। तो हम ये मान सकते हैं कि एक मजबूत नेता ही, एक विचारक ही इस आंदोलन से हट गया। तो इस आंदोलन को प्रभावित करने वाली पहली घटना। दूसरा है कामागाटा मारू प्रकरण। कामागाटा मारू प्रकरण। देखिए, चूंकि मैं आपको पहले ही बता चुका था कि कनाडा में, यूएसए में जो भारतीयों को नहीं आने दिया जाता था, कड़े प्रवासी नियम बनाए जाते थे। तो जो है तो उसी से संबंधित ये कामागाटा मारू प्रकरण है। उन दिनों कनाडा की सरकार ने यह ऐलान कर दिया था या यह नियम बना दिया था कि कोई भी भारतीय जो कनाडा आना चाहता है वे सीधे भारत से कनाडा आएगा। चूंकि उस समय तो आपके नौका से ही जाना होता था, जलयान से ही जाना होता था, तो आपको भारत से सीधे कनाडा आना पड़ेगा। आपको कहीं भी किसी भी बंदरगाह पर नहीं रुकना है। अगर आप इन शर्तों का पालन करते हैं तभी आपको कनाडा में घुसने दिया जाएगा। और हकीकत यह थी कि उन दिनों ऐसी कोई भी नौ परिवहन व्यवस्था नहीं थी कि जो कि सीधे आपको भारत से कनाडा पहुंचा सके। एक तरीके से प्रतिबंध ही था, वो सीधे ना कहने के बजाय कुछ
अलग तरीके से उस चीज़ को घुमा रहे थे कि आपको सीधे आना है। तो स्वाभाविक बात है कि अब कौन जा पाएगा, कोई जा ही नहीं पाएगा। लेकिन उसी समय जो है 35 ऐसे भारतीयों को कनाडा में प्रवेश की इजाज़त मिल गई थी, जो कि सीधे भारत से कनाडा जो है सीधे नहीं पहुंचे थे, मतलब कि वो रुक रुक कर पहुंचे थे। लेकिन वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इन 35 लोगों को कनाडा में आने की इजाज़त दे दी थी। तो कहीं ना कहीं ये तासीर फैल गई थी कि ये कानून अब हट चुका है, कोई भी कनाडा जा सकता है। तो उस कानून वो बनाए थे उसकी खामियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन 35 को जो है कनाडा में आने की इजाज़त दे दी थी, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने। तो मतलब कि ये 35 सब वहाँ पहुँच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है एक गुरुदत्त सिंह कीरत एक ठेकेदार था सिंगापुर का। गुरुदत्त सिंह कीरत सिंगापुर का ठेकेदार था। उसने कामागाटामारू नामक जहाज किराए पर लिया। उस एरिया से करीब 376 भारतीयों को इकट्ठा किया और वह जो है कनाडा की तरफ बढ़ने लगे। क्या नाम है? गुरुदत्त सिंह कीरत। जहाज का नाम है कामागाटामारू, इसी से इस प्रकरण का नाम भी पड़ा। तो यहाँ मैं लिख दूँ कोष्ठक में गुरुदत्त सिंह कीरत। गुरुदत्त सिंह ही लिखते हैं केवल। और इन्होंने एक जहाज किराए पर दिया, उस कामागाटामारू को किराए पर दिया। 376 भारतीयों को बैठाते हैं, कनाडा की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो ये था ही कि अब कनाडा में प्रवेश की इजाज़त है। लेकिन इसी बीच कनाडा की सरकार अपने कानून की खामियों को दूर कर लेती है और बिल्कुल क्लियर कर देती है कि आपको सीधे कनाडा आना पड़ेगा, कहीं भी नहीं रुकना पड़ेगा। चूँकि स्वाभाविक बात तो उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था थी ही नहीं कि कनाडा आप सीधे जा सकें। तो ये जहाज जब 376 लोगों को लेकर चला तो ये जापान के योकोहामा या याकोहामा ऐसे करके है, उस बंदरगाह पर भी रुकता है। वहाँ से जो भी उन्हें आराम वगैरह करते हैं, वहाँ पर गदर के जो आपके हिंदुस्तान गदर पार्टी के कार्यकर्ता भी आते हैं, लोगों को समझाते बुझाते हैं, साहित्य बांटते हैं, अपने ये अखबार बांटते हैं। फिर इसके बाद ये याकोहामा से जो है ये आपके वैंकूवर की तरफ ये जहाज चलना शुरू होता है। जबकि ये बिल्कुल क्लियर था कि इसे कनाडा के अंतर्गत या कि वैंकूवर के जल क्षेत्र में इसे घुसने नहीं दिया जाएगा, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। ये जैसे ही वैंकूवर की तरफ बढ़ना शुरू होता है जहाज, इसे उस वैंकूवर बंदरगाह से बाहर ही इसे रोक दिया जाता है। तो स्वाभाविक बात है कि कनाडा में रह रहे भारतीय, यूएसए में रह रहे भारतीय इसके खिलाफ एक मजबूत आंदोलन चलाते हैं कि भाई ये जहाज सिंगापुर से चला है, वैंकूवर पहुंच गया है, इन्हें वहाँ उतरने दिया जाए। लेकिन जो है इन्हें वहाँ उतरने नहीं दिया जाता है। और उसी समय जो है अगर हम वैंकूवर की बात करें तो वहाँ पर एक समुद्र तटीय समिति बनती है, उसमें 3 सदस्य होते हैं। समिति का नाम क्या है? समुद्र तटीय समिति या शोर कमेटी। तो केवल हम यहाँ रखें शोर कमेटी। शोर कमेटी, इसमें 3 सदस्य होते हैं। पहला हम लिखेंगे हुसैन रहीम, हुसैन रहीम, सोहन लाल पाठक, और बलवंत सिंह। शोर कमेटी बनती है, वैंकूवर में बनती है। इसके सदस्य हैं बलवंत सिंह, सोहन लाल पाठक और हुसैन रहीम। इनका उद्देश्य ये होता है कि ये जो जहाज में जो 376 भारतीय बैठे हैं, इन्हें किसी भी तरीके से वैंकूवर बंदरगाह पर उतारना, इन्हें कनाडा में प्रवेश करवाना।
लेकिन ये कमेटी भी अपना कुछ काम नहीं कर पाती है, चूँकि उनके नियम, उनके कायदे कानून बहुत कड़े होते थे और वो उन्हें घुसने नहीं दिया गया, चूँकि ये तो वैसे भी भारतीयों को अपने यहाँ नहीं आने देना चाहते थे। और अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में आपके सोहन सिंह भकना जो कि गदर पार्टी से जुड़े थे, भगवान सिंह, बरकतुल्लाह, ये सभी भी एक मजबूत आंदोलन खड़ा करते हैं कि इन्हें वैंकूवर में घुसने दिया जाए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वैंकूवर से इन्हें लौटा दिया जाता है। ये वैंकूवर से लौटता है और ये जहाज जब जापान पहुंचता है उसी समय प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है और ब्रिटिश सरकार आदेश देती है कि इस जहाज को सीधे भारत आने दिया जाए, इसे किसी भी बंदरगाह पर नहीं रोकना है। यह जहाज जब कलकत्ता में बजबज बंदरगाह पर पहुंचता है तो पुलिस और इन जहाज के यात्रियों के बीच एक हिंसक झड़प हो जाती है। 18 यात्री मारे जाते हैं, 202 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बाकी बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अर्थात इस जहाज की अंतिम नियति क्या हुई कि फिर ये आ गया बजबज बंदरगाह कलकत्ता, हिंसक झड़पें होती हैं, कुछ मर गए, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ भाग गए। तो इस आंदोलन ने भी इस प्रकरण ने भी इस आंदोलन को जो है एक, चूंकि पूरी इनके पूरे सिस्टम इतना वे कड़ा कर चुके थे कि इन्हें किसी भी प्रकार की कोई रियायत मिली ही नहीं। तीसरी घटना, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत। देखिए, गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं का उद्देश्य क्या था कि भारत में आकर भारत की जनता को समझाना, यहाँ के सिपाहियों को समझाना, यहाँ के फौजियों को समझाना, एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और ये तो चाहते ही थे कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाए और ब्रिटेन कठिनाइयों में चला जाए और हम उसका फायदा उठाएं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि इन्हें ये लग रहा था कि अभी विश्व युद्ध की शुरुआत नहीं होने वाली, अभी थोड़ा टाइम लगेगा और इस जो टाइम लगेगा उस टाइम का हम उपयोग करेंगे, थोड़ा अधिक टाइम लेकर इसे हम और बहुत अधिक ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। चूँकि ये युद्ध थोड़ा पहले शुरू हो गया तो ऐसी स्थिति में इन्हें बहुत समय नहीं मिल पाया अपनी तैयारियों के लिए। फिर भी जितना भी समय मिला ये पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और उस क्षेत्र में लोगों को समझाने बुझाने लगते हैं कि हम हिंदुस्तान चलें और वहाँ पर लोगों को इस तरीके से हम जो है गाइड करें कि हम इनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करें। उसी समय इस पार्टी ने ऐलाने जंग नामक एक पत्र भी छापती है कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है, अब सबको इकट्ठा करके इन्हें सबको हिंदुस्तान लाना था, फिर ये आगे हिंदुस्तान में जो है अपनी क्रियाविधि चालू रखते। तो एक प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत वो तो होना ही था, लेकिन थोड़ा जल्दी हो गया, इसलिए इस आंदोलन को नकारात्मक तरीके से थोड़ा जो है इन्हें प्रॉब्लम हुई थी। देखिए, अब हम कहाँ पर आकर पहुँचे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। हिंदुस्तान जो गदर पार्टी के कार्यकर्ता थे वे हिंदुस्तान विभिन्न रास्तों से आना शुरू हो गए हैं यहाँ समझाने बुझाने के लिए। देखिए, चूँकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, वे कामागाटा मारू को तो वहाँ पहुँचने ही नहीं दिए। वो इन चीज़ों पर ब्रिटिश सरकार इन चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखे हुई थी, चूँकि स्वाभाविक बात वे शासन थे, उन्हें इन चीज़ों की हरकतें पता थी। तो जैसे ही गदर पार्टी के कार्यकर्ता अन्य लोग जो है हिंदुस्तान पहुँचना शुरू होते हैं तो इनकी बहुत अच्छे तरीके से इनकी चेकिंग शुरू होती है। तो एक आंकड़े की अगर मैं बात करूं तो करीब 8000 लोग जो है, करीब 8000 लोग भारत से बाहर से लोग जो भारत आए थे इनकी चेकिंग हुई थी और करीब 5000 को तो ये मान लिया गया था कि ये सुरक्षित हैं, इनसे ब्रिटिश सरकार को कोई खतरा नहीं है। मतलब एक चीज़ देखिए कि
भारत को स्वतंत्र कराने के लिए वे 8,000 लोग यहाँ पर आए थे। कितना बड़ा बलिदान था ये। तो हिंदुस्तान में आ चुके थे। 5,000 को मान लिया गया कि सुरक्षित है, इनसे किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। बाकी जो 3,000 बचे थे उसमें से जो है करीब करीब 1,500 लोगों पर बहुत कड़ी निगरानी रखी गई थी। कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया, कुछ लोगों को गाँव में ही नज़रबंद कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे कार्यकर्ता थे जो कि जो है इनकी ब्रिटिश सरकार की जो जांच वगैरह थी उससे वे बच निकले थे। अब वे स्वतंत्र थे हिंदुस्तान में। उनका जो उद्देश्य था उसको करने के लिए, मतलब उस चेकिंग से ये बच चुके थे, जो कि श्रीलंका के रास्ते से या दक्षिण भारत के रास्ते से पंजाब पहुंचने में सफल हो गए थे। तो अब हम जो है प्रारंभिक दमन में हम ये देखेंगे किस प्रकार 5,000 लोगों मतलब चेकिंग की गई, 5,000 लोगों को भेज दिया गया। कुछ को गांव में नज़रबंद, कुछ पर कड़ी निगरानी, कुछ को हिरासत में ले लिया गया। अगर अब हम बात करें तो ये प्रारंभिक दमन में हम बस ये लिख दें कि 8,000 में से 5,000 को क्लियरेंस मिल गया और बाकी 1,500 पर कड़ी निगरानी 704 गांव में नज़रबंद, और कुछ को हिरासत में ले लिया गया था। तो अब हम ये पहुंच चुके हैं कि इनकी जो है जांच वगैरह हुई थी, कुछ को हिरासत में लिया गया और कुछ बच गए। अब जो बच गए वही संगठन की क्रियाशीलता होती है आपके हिंदुस्तान में। अब ये करते क्या है, देखिए। अब इसमें मैं एक नाम लूंगा, करतार सिंह सरापा। करतार सिंह सरापा यहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हैं। कालांतर में करतार सिंह सरापा को फांसी दे दी जाती है। देखिए, करतार सिंह सरापा जब यहाँ पहुँचते हैं पंजाब के एरिया में, तो जो भी गदर पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ हिंदुस्तान में आ चुके थे, इनका काम ये था कि सबको इकट्ठा करना, पुनः उसका एक संगठन बनाना। और करतार सिंह सरापा के बारे में थोड़ा सा अगर हम पीछे बैकग्राउंड की बात करें तो ये जो गदर अखबार निकलता था, गदर अखबार, उसको निकालने में करतार सिंह सरापा का बहुत बड़ा योगदान था। तो अब ये चूँकि भारत में आ चुके थे, यहाँ पर लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, और चूँकि इनका उद्देश्य क्या था कि सबको इकट्ठा करके जनता को समझाना, यहाँ के फौजियों को समझाना, यहाँ के सिपाहियों को समझाना, ताकि वे विद्रोह के लिए हथियार उठाए। करतार सिंह सरापा और उनका ऑर्गेनाइजेशन यह पूरा काम बहुत जोरों शोरों से करता है। वे विभिन्न गांवों का दौरा करते हैं। वे चूँकि उन मेले आज भी लगते हैं, उन दिनों भी मेले लगते, तो वे मेलों में जाते थे, लोगों को समझाते बुझाते थे कि आपको जो है मतलब हम किस उद्देश्य से आए हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें मैं लिख दूं करतार सिंह सरापा की एक्टिविटी। करतार सिंह मतलब ये भारत आ चुके हैं, संगठन बनाते हैं, लोगों को गांव में जाते हैं, मेलों में जाते हैं, जनता को समझाते हैं। पर ये एक नामुमकिन चीज़ थी कि एक विशाल जन समूह को आप हथियार के बल पर उन्हें आप रजामंद कर लें, ये एक बहुत बड़ी बात थी। तो जो यहाँ की जनमानस थी उसे ये समझाने में जो है असफल हो जाते हैं। तो इनका दूसरा सीरीज चलता है यहाँ के सिपाहियों और यहाँ के फौजियों को समझाने में। तो फर्स्ट स्टेप में ये जनता की तरफ जाते हैं, लेकिन जनता को ये समझाने में नाकामयाब रहते हैं। दूसरा स्टेप इनका फौजियों और सिपाहियों पर है। सेकंड है आपका फौज और सिपाही। इन्हें वे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका भी बहुत कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता। ये भी नहीं बात मानते। देखिए, ये नहीं बात माने, ये कहना
सही नहीं है। बात यह है कि ये एक बहुत बड़ी कल्पना थी। उस कल्पना तो हम कोई भी कर सकते हैं, लेकिन उस कल्पना को धरातल पर लाना बहुत बड़ी बात थी। तो ये भी रजामंद नहीं होते हैं। स्वाभाविक बात है, इनके अंदर जो गदर पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके अंदर निराशा आती है। तो इनका तीसरा स्टेप यहाँ के क्रांतिकारियों से मिलना होता है। तो तीसरा स्टेप, थर्ड क्या है? क्रांतिकारियों से मिलना। क्रांतिकारियों से मुलाकात करना। देखिए तीसरा ये देखिए, पहले वे जनता से मिले, फिर फौज सिपाहियों से मिले, हिंदुस्तानी, फिर क्रांतिकारियों से मिले। देखिए जब ये क्रांतिकारियों से मिलते हैं तो इन्हें थोड़ी बहुत सफलता मिलती है। यहाँ जैसे मैं 2-3 नाम लूँ कि सचिंद्र सान्याल, पिसड़ू पिंगले और अंतिम में रास बिहारी बोस। ये रास बिहारी बोस इनकी बातों को मान जाते हैं और जनवरी 1915 में पंजाब पहुंच जाते हैं। अगर हम रास बिहारी बोस की जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करें तो रास बिहारी बोस दिसंबर 1912 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम मारे थे। हालांकि वो हार्डिंग बाद में बच भी गया था। फिर मतलब ये इन्होंने पहले ये कांड ये कर चुके थे। अब ये क्या कर रहे हैं कि अब ये गदर पार्टी से जुड़ जाते हैं जनवरी 1915 में। बाद में इनका हम देखेंगे कि बाद में जब गदर पार्टी पर और भी कड़ी कार्रवाई होती है तो फिर रास बिहारी बोस यहाँ से बच निकलते हैं और जापान भाग जाते हैं। जापान में जब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आज़ाद हिंद फौज का जब परिस्थितियां बनने लगती हैं तो उसमें भी इन्हीं रास बिहारी बोस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो फिलहाल हम यहाँ पर आ चुके हैं कि क्रांतिकारियों से मुलाकात ये गदर पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। क्रांतिकारी तैयार भी हो जाते हैं। उनमें कुछ का नाम है सचिंद्र सान्याल, बिसड़ू पिंगले और अंतिम में रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जनवरी 1915 में पंजाब पहुंच गए। संगठन को उन्होंने संभाल लिया। संगठन को उन्होंने पुनः जो है उसे और अधिक मजबूत आधार दिया और लोगों को भी जो है देश में उन दिनों विभिन्न सैनिक छावनियां होती थी, आज भी सैनिक छावनियां हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने क्रांतिकारियों को, उग्रवादियों को वो जो है विभिन्न सैनिक छावनियों से संपर्क करने के लिए कहते हैं कि जाइए आप उनसे बात करिए और जो है आप मतलब उन्हें इसके लिए तैयार करिए और 11 फरवरी 1915 तक आपको रिपोर्ट देना है। तो इसमें मैं नाम केवल एक लिखूंगा, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जनवरी 1915 ये पंजाब पहुंच चुके हैं। अब 11 फरवरी 1915 तक रिपोर्ट देने की बात की जाती है और विद्रोह की जो तारीख रखी जाती है वो 21 फरवरी 1915 के इस दिन हम विद्रोह कर देंगे। लेकिन बाद में ये तारीख 2 दिन घटा दी जाती है, 19 फरवरी 1915। तो 11 फरवरी के बाद इसे अगर हम फाइनल डेट अगर लिखते हैं तो 19 फरवरी 1915। तो मतलब हम यहाँ पर आ चुके हैं कि रास बिहारी बोस संगठन का निर्माण कर चुके हैं, लोगों को सैनिक छावनियों में भेज चुके हैं। 11 फरवरी तक रिपोर्ट आ जानी है, 19 फरवरी को आंदोलन विद्रोह कर देना है। लेकिन इसी बीच ब्रिटिश सरकार को पूरी स्थिति की उन्हें जानकारी हो जाती है। इस संगठन पर वो कड़ा प्रहार कर देते हैं, संगठन छिन्न भिन्न हो जाता है। रास बिहारी बोस यहाँ से बच निकलते हैं और वे जापान चले जाते हैं। अब देखिए, चूंकि संगठन पर बहुत कड़ा प्रहार ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा किया गया था तो करीब 42 लोगों को फांसी दे दी जाती है।
200 से अधिक लोगों को लंबी उम्र के कारावास की संज्ञा को जो है वो दे दिया था। बाकी सब मतलब ये पूरी तरह जो है छिन्न भिन्न ये संगठन हो जाता है। 42 को फांसी की सजा, 200 से अधिक को लंबी उम्र की कारावास, पूरी तरह ये आंदोलन एकदम कुचल दिया जाता है। देखिए अब जो है हम पढ़ेंगे कि इसकी कमजोरियां क्या रही हैं इस आंदोलन की और इसका महत्व क्या रहा है। देखिए अगर हम कमजोरियों की बात करें तो इनका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य ये था कि पूरे भारत की जनता को समझाना, भारतीय फौज को समझाना। मतलब ये बहुत बड़ी कल्पना थी जिसे धरातल पर लाना नामुमकिन ही था। तो एक तरीके से जनता सिपाही के बारे में गलत अवधारणा लगाना के बारे में गलत अवधारणा, कुछ ऐसी ही गलत अवधारणा उन्होंने ब्रिटिश शक्ति के प्रति भी लगाई कि ब्रिटिश शक्ति का वे मुकाबला कर सकते हैं, जो कि उन दिनों बिल्कुल नामुमकिन चीज था। ब्रिटिश शक्ति के बारे में गलत अवधारणा। देखिए एक मजबूत नेता इन्हें नहीं मिल पाया। देखिए लाला हरदयाल, मैं आपको पहले भी बताया था कि लाला हरदयाल एक विचारक थे, न कि संगठनकर्ता। चलिए अगर वो संगठनकर्ता कुछ थे भी तो, लेकिन वो गदर आंदोलन तो शुरू होने से पहले ही वे जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उन्हें जो है वो वहाँ से जमानत पाते हैं, स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। तो इस आंदोलन को एक मजबूत नेता की कमी हमेशा खलती रही। तो मजबूत नेता की कमी। चौथा हम मजबूत संगठन भी कर सकते हैं। मजबूत, देखिए इसमें हम थोड़ा सा ये समझें कि इनका संगठन, चलिए ठीक है कि मई 1913 पोर्टलैंड में ये संगठन बन चुका है, क्योंकि ये उद्देश्य ही इतना बड़ा था कि इसके लिए एक अच्छे संगठन की आवश्यकता थी। लेकिन ये संगठन संचालित कैसे हो रहा था, ये संगठन इमोशनल से जो है भावनाओं से संचालित हो रहा था। जो सक्रिय कार्यकर्ता जो थे, जो युवा कार्यकर्ता थे, उनकी भावनाओं से यह संचालित हो रहा था। तो ये इसकी कमजोरी के अंतर्गत हम रखेंगे, न कि कोई एक स्पष्ट इनकी कोई रणनीति थी और जो है एक मजबूत इनका कैडर था, ऐसा नहीं था। ये केवल भावनाओं से संचालित होने लगा था। तो इसे हम जो है इसकी कमजोरियों के अंतर्गत रख लें। अब महत्व, तो देखिए मैं आपको ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अगर इसमें आपको दो दो तीन तीन भी बातें याद रहेंगी तो काम चल जाएगा। लेकिन इस महत्व को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस गदर आंदोलन का। देखिए पहला, मैंने आपको बताया था कि जो ये अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा आपके अखबार में छपता था, ये होती क्या थी। ये 14 नकारात्मक बातें होती थी कि ब्रिटिश शासन जब भारत में आता है तो कितना दुष्प्रभाव पड़ा है। जैसे मैं आपको कुछ बताया था कि यहाँ के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है, स्वास्थ्य पर बहुत नकद खर्च हो रहा है, फौज पर बहुत अधिक ये खर्च कर रहे हैं और इस वजह से ब्रिटेन अपने साम्राज्यवादी मंसूबों को मजबूत कर रहा है। यहाँ पर आए दिन अकाल पड़ रहा है, लगान इतना ऊंचा हो गया है कि किसान उसे भर ही नहीं पा रहा है। तो ये क्या था, ये एक तरीके से उपनिवेशवाद की वजह से पड़ने वाले प्रभाव। तो इन्होंने जो है इस आंदोलन का महत्व ये था कि जनता के अंदर बहुत ही आसान भाषा में वे जो है इस चीज को समझा लिए कि ब्रिटेन के वहाँ जाने से किस मुसीबतों को आपको सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं बस इतना लिख दूं कि उपनिवेशवाद के प्रभाव, उपनिवेशवाद के प्रभाव। दूसरा,
धर्मनिरपेक्षता, देखिए ये बात कैसे सिद्ध होगी कि देखिए अगर मैं लाला हरदयाल की बात करूं तो ये आपके हैं हिंदू थे, जबकि ये आपको हम देखेंगे तो ये एक मजबूत जो कैडर था ये पंजाबियों का था, पंजाबियों में भी सिखों का था ये। तो लाला हरदयाल हिंदू, पंजाबी सिख उधर, रास बिहारी बोस का मैंने नाम लिया हुए बंगाली हिंदू थे, बरकतुल्लाह का मैंने नाम लिया मुसलमान थे। तो कहीं न कहीं देख रहे हैं कि अलग अलग धर्म के लोग थे और इस संगठन ने कुछ चीज़ों को अपने संविधान में, अपने जो उनके संगठन के जो सिद्धांत थे उसमें इन्होंने बता रखा था कि देखिए उन दिनों क्या होता था कि पंजाब में तुर्कशाही शब्द प्रचलित था, आज भी प्रचलित है। तुर्कशाही मतलब ऐसी व्यवस्था जिसमें अत्याचार बहुत ज़्यादा होते हों। तो इन संगठन के सदस्यों ने ये अपने से ये बना लिया था कि हम तुर्कशाही शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे कहीं न कहीं मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुँचती है कि उन्हें इस नज़रिए से देखा जा रहा है, तो इस शब्द को हटा देना। दूसरी बात कि जो है सत श्री अकाल ऐसे धार्मिक नारों को भी इन्होंने लेने से मना कर दिया। इसके स्थान पर ये वंदे मातरम की बात करते थे, मतलब इसे इस आंदोलन में काफ़ी बढ़ा चढ़ाकर इसे पेश किया गया, वंदे मातरम को, सत श्री अकाल को हटा दिया गया था। तो इससे हम मान सकते हैं कि ये धर्मनिरपेक्षता की एक मिसाल थी। तो दूसरा धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता में विभिन्न धर्मों के लोग सत श्री अकाल को हटाना, वंदे मातरम को आगे बढ़ाना, तुर्कशाही को पीछे करना, इन चीज़ों का हम उल्लेख करेंगे। तीसरा देखिए ये जो आंदोलन था ये किसी क्षेत्रीय भावना से संचालित नहीं हो रहा था कि पंजाब में है वहाँ के लोगों के द्वारा ही है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इनके जो नेता थे, इन जो मतलब कि जिन्हें ये अपना आदर्श मानते थे उसमें थे बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस, अरविंद घोष, ये इनके आदर्श थे। ये किसी एक विशेष क्षेत्र से अपने नेता को आदर्श नहीं माने थे, पूरे भारत में जो अच्छे अच्छे लोग थे जो उस समय काफ़ी प्रवीण थे अपने कामों में, उन्हें ये अपना आदर्श मानते थे। और अंतिम में हम देखते भी हैं कि किस प्रकार रास बिहारी बोस को ये अपना सर्वोच्च नेता इस हिंदुस्तान में काम करने के लिए मान लेते हैं। तो हम ये क्या कर सकते हैं कि क्षेत्रीय भावना से उठकर अखिल भारतीय स्वरूप देना इस आंदोलन को, अखिल, केवल मैं नाम लिखूंगा अखिल भारतीय स्वरूप, अखिल भारतीय स्वरूप। अखिल भारतीय स्वरूप में तुरंत ये समझ लेना है कि बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस, अरविंद घोष, इनको ये अपना आदर्श मानते थे। देखिए अगर हम इसके चौथे महत्व की बात करें तो ये जो आंदोलन था इसके जो कार्यकर्ता थे कुछ खुद लाला हरदयाल जो है ये जो है समतावादी सिद्धांतों से ये प्रेरित थे। और ये इनका ये कहना था कि जिस प्रकार के विद्रोह की हम कल्पना किए हैं अगर वो सफल हो जाता है तो हम एक मजबूत स्वतंत्र भारतीय गणतंत्र की स्थापना करेंगे। मतलब आज जिस प्रकार की हिंदुस्तान में व्यवस्था है कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था की उन्होंने सोच उन दिनों कर लिया था कि जैसे ही हम इस आंदोलन में सफल होते हैं हम एक मजबूत भारतीय गणतंत्र की स्थापना करेंगे। और जो कहीं न कहीं साम्यवादी विचारों से, समाजवादी विचारों से प्रेरित रहेगा। अगर हम उन दिनों की बात करें जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो यहाँ पर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही थी वे समाजवादी विचारों से वे प्रेरित थी। तो इसमें हम ये देखें कि एक मजबूत भारतीय गणतंत्र की कल्पना करना, मजबूत
भारतीय गणतंत्र। अगर हम इसके पांचवें महत्व की बात करें तो इस आंदोलन को इसके संगठनकर्ता एक अंतरराष्ट्रीय रूप भी दिए थे, क्योंकि हम देख रहे हैं किस प्रकार भारत से बाहर, मैंने कुछ नाम लिया था कि होंडुरास, त्रिनिदाद टोबैगो, सूरीनाम, फिजी, यहाँ भी गदर पार्टी की विचारधाराएं प्रसारित हो रही थी। और इसके साथ ही साथ मैक्सिको के क्रांतिकारी अपने मैक्सिको के लिए वो क्या करना चाहते थे, आयरलैंड के क्रांतिकारी अपने आयरलैंड के लिए क्या करना चाहते थे, रूस के क्रांतिकारी अपने रूस के लिए क्या करना चाहते थे, इन सब का उदाहरण लाला हरदयाल अपने कार्यकर्ताओं को समझाते थे। अर्थात भारत में वो जो भी कुछ करना चाहते थे वो कुछ अलग नहीं था, विश्व में वैसी चीजें हो रही थी और उसी से हम कहीं न कहीं जुड़े थे। तो इस आंदोलन का अंतरराष्ट्रीयकरण करना, तो हम मान लें कि इसे हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीयकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण। तो महत्व में 4-5 बातें, इसमें 3-4 बातें होंगी। ये आपका गदर आंदोलन 1913 हो गया। इसमें हमने ये पढ़ा है कि किस प्रकार जब प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने वाला था तो इसकी परिस्थितियों का फायदा उठाकर, ये ब्रिटेन की कठिनाइयों का फायदा उठाकर इस आंदोलन को ये खड़ा किए थे। हालांकि ये आंदोलन सफल तो नहीं हो पाया था, फिर भी इससे ये कुछ महत्व तो निकले ही थे। चलिए आज का अपना ये टॉपिक हो गया। धन्यवाद।